मुंबई वालों, भारत माता की जय। और अभी हमने 3 बहुत अच्छे सेशन देखे। वैरायटी जगह से लोग आए थे जहाँ पे आप देखेंगे तो एक समाज का प्रत्यक्ष रूप यहाँ पे दिखाई दिया था कि हर आदमी अपने-अपने लेवल पे क्या-क्या नहीं करने की कोशिश कर रहा है। कोई गड्ढे भर के लोगों की जान बचा रहा है, कोई स्पोर्ट्स को प्रमोट करके हेल्दी लाइफ़स्टाइल प्रमोट करना चाहता है, कोई बेटी बचाओ, कोई पेड़ बचाओ। ये पूरा जो आपने देखा ये वैराइटी सेक्शन से हम लोगों को लेके आए थे जो अपने काम में सक्षम है, लेकिन वहाँ से भी अपना समय निकाल के कुछ अच्छा करना चाहते हैं समाज के लिए। हमारा एक काम बन जाता है कि अगर हम इनको थोड़ा प्रोत्साहित करें, अगर हम इनकी सही जगह पे हेल्प करें, तो मन में वो बना रहता है कि नहीं भाई, लोग फ़िक्र करते हैं, लोग केयर करते हैं और हमें और करना चाहिए। यही प्रोत्साहन देने के लिए ये प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया था। मैं हूँ आदित्य अग्रवाल, ज़ीरो स्लम्स मुंबई का कोऑर्डिनेटर, मुंबई मार्च का वॉलंटियर हूँ 5-6 साल से। और ये जो फाइनल कैंपेन है अपना मुंबई मार्च का है, जो है ज़ीरो स्लम्स मुंबई। ज़ीरो स्लम मुंबई में हमने आज से 2 साल पहले गोपाल भाई आए थे, गोपाल भाई झवेरी अपने फाउंडर है मुंबई मार्च के। वो आए थे मेरे पास, आदित्य ज़ीरो स्लम्स हो सकता है क्या मुंबई में? इतने स्लम्स क्यों है? पहले शॉक लगा सुन के कि साहब ज़ीरो स्लम्स कैसे होगा? इतने सारे लोगों को घर देना अजीब-सी बात है। फिर भी चलो अपन ने रिसर्च चालू किया, 1 डेढ़ 2 साल उस पे अपन ने रिसर्च किया तो एक फ़ील आया कि ज़ीरो स्लम्स पॉसिबल है। ये एक आम आदमी के तौर पे। आज जिनको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो मेरे साथ सेशन में है, ये यहाँ पे सबसे एक्सपीरियंस, मैं इनको पर्सनली नॉलेज पावर हाउस के नाम से बुलाता हूँ, क्योंकि इनका वैरायटी ऑफ नॉलेज है, वो एक टाउन प्लानिंग में भी है। मैंने इनके गीता के भी लेख पढ़े हैं और अब ये जो कर रहे हैं वो 1 करोड़ ट्रीज़ लगाने का मिशन इन्होंने पकड़ा है। जैसे ही सेव आरे कैंपेन हुआ था, वहाँ पे लोगों ने बचाने की कोशिश की थी, इन्होंने बोला हम बढ़ाएँ क्यों नहीं? तो 4000 काटे, हम 1 करोड़ लगाएँगे। मैं फिर से बता दूँ, ड्रीम द इम्पॉसिबल, आप 1 करोड़ ट्रीज़ लगाने की बात कर रहे हैं। एक आदमी उठ के आया एंड मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा मयंक भाई से, मयंक भाई गांधी। मयंक मयंक भाई गांधी जो हैं ये टाउन प्लानर रहे थे पहले मुंबई पे, इन्होंने अर्बन रीमॉडलिंग पे बहुत काम किया। वहाँ से इंडिया अगेंस्ट करप्शन की कोर टीम में थे, फाउंडिंग टीम में थे। वहाँ से आम आदमी पार्टी में भी थे, बट देन ही रियलाइज कि मुझे पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के समाज के लिए कुछ करना है। आज इन्होंने इतनी जानें बचाई है, जैसे ही अपने दादा राव को सुना, उन्होंने जितनी जानें बचाई, वैसे मयंक भाई ने आज पड़ली जिले में जहाँ सबसे ज्यादा फार्मर डेथ होती थी, वहां पे पेड़ लगाने का काम चालू किया। 1 करोड़ ट्रीज का इनका टारगेट है। मैं मयंक भाई के पास लेके जाऊंगा आपको, ताकि वही बताए कि ये 1 करोड़ ट्रीज में वो कर क्या रहे हैं और अभी क्या सिचुएशन है। मयंक भाई। नहीं, एक पागलपन है। और मुझे देश को कैसे बदलना इसके ऊपर है। ऐसे बहुत मैं ये समझता हूँ कि किसान जो बहुत गरीबी में है, तो उसको अगर हम उसके खेत में पेड़ लगा देते हैं, फल के पेड़, तो उसकी इनकम 20 गुना हो सकती है और उसका देश का जीडीपी भी बढ़ सकता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ये इजीएस्ट फास्टेस्ट मेथड है क्लाइमेट क्राइसिस को फाइट करने का। तो 2019 में मैंने 1.2 मिलियन ट्रीज लगाए। इस साल मैं 2.4 मिलियन ट्रीज लगा रहा हूँ। ये तो कोरोना का चक्कर हो गया, नहीं तो बड़ा टारगेट था। फिर भी लास्ट ईयर का तो डबल कर रहे हैं हम लोग। तो टोटल 3.5 मिलियन ट्रीज इस साल में लगेंगे। अगले साल 4 से 5 मिलियन ट्री लगाएंगे, 40-50 लाख पेड़। तो 1 करोड़ तो नेक्स्ट ईयर या उसके बाद के साल से पूरा हो जाएगा। लेकिन ये 1 करोड़ ट्रीज वो गवर्नमेंट लगाती है फॉरेस्ट में या रोड के ऊपर, जिसका कोई माई बाप नहीं है, उस तरीके से हम नहीं कर रहे हैं। हम बड़ा सेंसिबली कर रहे हैं और बहुत कम खर्चे में हम किसान को फल के पेड़ लगा के दे रहे हैं, जिसके चलते उसकी इनकम बढ़ जाए, उसकी लाइफ बदल जाए। देश के अंदर जो सोशल अनरेस्ट है, रूरल पॉवर्टी है, जैसे मैं सबसे गरीब इलाके में जहाँ पे हाईएस्ट किसान का आत्महत्या होता था, वहां मैं काम करता हूँ। तो जो 30 से 40 आत्महत्या हर साल होती थी, लास्ट 5 साल जब से मैं हुआ हूँ, 4 या 5 आत्महत्या सिर्फ हुई है। उसमें भी 2 तो कोई पर्सनल अफेयर के कारण हुआ था। तो रियली पूरा जीवन ही बदलना चाहते हैं। तो खाली पेड़ लगाना ये जरिया है, लेकिन बेसिकली देश बदलना है। बहुत बढ़िया। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि आज कारगिल वॉर डे भी है। आज कारगिल की हमारी युद्ध में जीत हुई थी।
कुछ सोल्जर्स ने बॉर्डर पे जान दी थी ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। कुछ सोल्जर्स ऐसे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, जिसमें से मयंक भाई एक हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर वो फार्मर सुसाइड्स 25 से अगर 4 पे आए तो मयंक भाई मान लीजिए 25 फार्मर्स की जान हर साल बचा रहे हैं। ये नंबर आगे बढ़ने ही वाला है। तो मयंक भाई, यू आर ऑल्सो दैट सोल्जर दैट इंडिया नीड्स, एंड इंडिया इज प्राउड टू हैव यू। विद दैट मयंक भाई, 1 करोड़ ट्रीज के लिए आपको क्या सपोर्ट चाहिए? नहीं, आप सब लोग देखिए, मैं अपने आप कर ही रहा हूँ। अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर अपने कॉन्टेक्ट थ्रू, नेटवर्क थ्रू इसको अगर और एम्पलीफाई कर सके, क्योंकि हम ये सिर्फ एक जगह पे 1 करोड़ ट्री लगा के हमारा पेट नहीं भरने वाला है, हमारे बड़े एम्बिशंस हैं। तो अगले साल हम लोग करीब 9 स्टेट में करेंगे। इस बार हम मराठवाड़ा और मध्य प्रदेश कर रहे हैं, अगले टाइम हम लोग 9 स्टेट करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो थर्ड स्टेप है कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे करें। इसको, मेरी बातें चल रही है वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएमओ के साथ कि ये जो है पीएम कहते हैं डबल करना इनकम, मैं कह रहा हूँ 20 गुना मैंने करके ऑलरेडी एक मॉडल तैयार कर दिया है। इसको नेशनली लेके जाना पड़ेगा, इसको स्टेट वाइज पॉलिसी लेवल के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, इसका टास्क फोर्स बनाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार के साथ हम ऑलरेडी ऐसी डिस्कशन में है एंड स्टेज पे कि वहां पे पूरी पॉलिसी बदल देंगे और वहां पे हमारा टास्क फोर्स बनेगा जो इसको कोर्स करेक्शन करेगा। तो 3 स्टेप, एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट जो हमने पहले 106 गांव में और इस बार 4000 गांव में कर रहे हैं। दूसरा, उसको स्केल अप करके बहुत सारे स्टेट्स में करना। और तीसरा, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना। तो इसको आप आगे बढ़ाइए, बात को भी आगे बढ़ाइए, इसमें अपने कॉन्टेक्ट नेटवर्क कीजिए, तो सारे ग्रुप्स को ऐड की दीजिए। ये कोई मेरा कोई प्राइवेट प्रपोजल नहीं है, ये देश का प्रॉब्लम है, ये देश के इश्यू है, हम सब साथ मिलकर इसको कर सकते हैं। एब्सोल्युटली मयंक भाई, पहली बार अपन जब मिले थे मैंने आपसे वादा किया था कि ग्राउंड लेवल पे मैं आपको हमेशा मिलूंगा। आज भी वो वादा सारी दुनिया के सामने दोहरा रहा हूँ, तो पक्का हो जाएगा एकदम। एक मैं चाहूंगा कि आप पब्लिक को ये बताएं कि पेड़ सब लगाते हैं, जैसे मैंने भी 5 पेड़ लगाए, सबने पेड़ लगाया। आज 26 जुलाई, तो और भी बहुत लोगों ने पेड़ लगाए होंगे। इसमें आपने डिफरेंट क्या किया कि इसको पॉलिसी बनाई जा सके, और वो कैसे आपने नॉर्मल से डिफरेंट काम किया है? मैं पेड़ नहीं लगाता हूँ, मैं किसान की इनकम बढ़ाता हूँ। तो किसान के खेत के अंदर वो जो 10,000 15,000 रुपये एकड़ की जो कॉटन की और सोया की इनकम हो रही है, उसके जगह वो ऑर्चर्ड लगाए। तो इट इज नॉट कि पेड़ लगाना जैसे बाकी लोग लगाते हैं वैसे मैं नहीं करता हूँ, मैं ऑर्चर्ड बनवाता हूँ किसान की, जिससे वो बेच के उनकी इनकम 20 से 30 गुना हो सके। तो ये पूरा अलग ही मॉडल है, इट इज नॉट जाके पेड़ लगाना। पेड़ लगाते हैं, आपको याद है लास्ट कुछ सालों में सरकार ने 50 करोड़ पेड़ लगाए। आप ढूंढ लिए कितने कितने पेड़ है जिंदा, ये देखिए। तो इस तरह से सिंबोलिज्म नहीं करना है, हमको रियल इम्पैक्ट करना है। तो सरकारी 50 करोड़ पेड़ तो मैं समझ गया कितने लगे होंगे। तो इसमें 1 करोड़ ट्रीज में तो मेरा आपको पूरा सपोर्ट है, एंड मैं मतलब मेरी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि प्लीज प्लीज पेड़ लगाएं, और मयंक भाई के सिस्टम पे लगाएं जो फार्मर्स को फ्रूट ट्रीज लगवाते हैं, ताकि फ्रूट से तुरंत इनकम भी होता है। यानी कि जो वो कमा रहे थे वो तो कमा ही रहे हैं, एक जगह फ्रूट ट्रीज लगा दे तो फ्रूट निकाल निकाल के बेचते हैं। फ्रूट से हमारी हेल्थ भी बढ़ जाती है, हमारे फ्रूट इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं। एक छोटी सी सोच थी, पेड़ सब लगा रहे थे, उसको बेहतर कैसे किया ये मयंक भाई ने दुनिया को बताया, जिससे फार्मर सुसाइड भी कम हो गए, इंडिया की इंपोर्ट्स भी कम हो गई। और मैंने थोड़ा स्टडी किया तो पपीते का पेड़ लगवाते हैं, जिसके जो छिलके होते हैं, जिसके जो पत्ते होते हैं, मलेरिया के इलाज में बहुत कारगर होते हैं। तो वो सोच जो रखने वाला होता है ना मयंक भाई, वो एक आदमी होता है जो सारे देश को आगे लेके जाता है। विद दिस मैं 1 करोड़ ट्रीज पे तो आ गया हूँ, लेकिन उससे भी पहले 15 साल पहले 2005 का टाइम था, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था, रीमॉडलिंग ऑफ मुंबई फेडरेशन। तो उस बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि मैंने जब जीरो स्लम्स के बारे में पता करना चालू किया कि जीरो स्लम्स हो सकता है क्या, मुझे लगा जीरो स्लम्स हो सकता है। मैंने जब आपका कैंपेन देखा, आपका कैंपेन मुझसे भी बड़ा था। आप तो पूरी मुंबई को एक तरीके से रीमॉडल करना चाहते थे। इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, मुंबई जो है ना, ये बड़ा डेंसली फील्ड है, तो इसमें ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स तो है ही नहीं। यानी मुंबई के बाहर गए तो फ्रेश प्रोजेक्ट हो सकते हैं।
ये सारे ब्राउन फील्ड है। ब्राउन फील्ड का मतलब कि ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड को रिकंस्ट्रक्ट करना, रीडेवलपमेंट करना। तो ये पूरा मुंबई के अंदर जो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है वो ब्राउन फील्ड की है। अब क्वेश्चन ये है कि जब पहली बार ये सब जब बना, उसके अंदर बहुत सारी कमियां बचियां थी। यानी जब स्लम्स बन गए, पुराने 100 साल की बिल्डिंग्स हैं साउथ मुंबई में, फिर सरकार ने कुछ जमीन के ऊपर अपने बिल्डिंग एकदम गंदे से बना दिए हैं। तो मुंबई को अगर आपको रिन्यू करना है तो आपको ये वाला ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, और आपको जो बने हुए स्ट्रक्चर है उसको रीडेवलप कैसे करें इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अब मैं और कोई नहीं, स्लम के बारे में ही ज्यादा बात करूंगा आज, क्योंकि टॉपिक जीरो स्लम का है। क्या होता है कि गरीब आदमी जो वहां पे उनको विलेज में इनकम नहीं मिलती है, जब उनकी बहुत हालत खराब हो जाती है तो ये लोग माइग्रेट करते हैं बड़ी सिटीज में। यहाँ पे बड़े अपॉर्चुनिटीज उनको देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली सरकार ने कुछ प्रोएक्टिव काम नहीं किया। अगर सरकार ने हजारों रेंटल हाउसिंग बनाए होते तो ये स्लम्स नहीं बनते। स्लम क्या बेसिकली ये जो सरकारी लैंड है या माई बाप बिना का कोई लैंड है, वहां पे वो जो गैंगस्टर्स होते हैं, जो स्लम लॉर्ड होते हैं, ये इन कनाइवंस विद पुलिस एंड बीएमसी ये इस तरह से स्लम बना देते हैं। अच्छा। ये स्लम बनने के बाद जो गांव से आते हैं उनको भाड़े के ऊपर ये स्लम दिया जाता है या उसको बेचा जाता है। ये कम्प्लीटली इलीगल है, लेकिन वो पैसे ज्यादा कमाने के लिए इतनी नजदीक इतनी गंदी तरह स्लम बनाते हैं कि ये शहर के अंदर रहते हैं। मैं जब गांव में जाता हूँ ना काम कर रहे हैं, तो मुझे दया आती है, बेचारे गांव में इतना अच्छा क्लाइमेट, इतनी अच्छी जगह रहते हुए इनको यहाँ गटर के अंदर जीना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं कि वो कोई आके अपनी जगह खा गए हैं, वो भी रेंट भरते हैं, वो भी पानी यूज करने का पैसा भरते हैं, वो भी टॉयलेट के यूज करने का पैसा देते हैं। तो उनकी जिंदगी तो एक नरक जैसी है। तो अभी हो क्या गया है कि ऐसे स्लम्स बन गए, बहुत सारे पॉकेट्स बन गए। और आपको क्या लगता है कि बिना पुलिस या बीएमसी का एक स्लम भी बन सकता है क्या? ये तो सारा है। वहां के लोकल गुंडे, आपके स्लम लॉर्ड, पुलिस और बीएमसी, ये सब ने मिलके ये पूरा करते हैं, और जो गरीब आदमी आता है उसको देते हैं। अभी गवर्नमेंट ने मल्टीपल सालों से स्लम की पॉलिसी करी है। उसमें उनका ये कहना है कि हम आपको शिफ्ट करेंगे, हम बिल्डर को लाएंगे, क्योंकि इसको रीडेवलप करना यानी इतना बड़ा पैसा है कि वो सरकार नहीं कर सकती है। माडा ने थोड़ा बहुत ट्राई किया, लेकिन माडा के टारगेट से तो 25% भी वो अभी तक मीट नहीं कर पाए। सरकार के पास मशीनरी भी नहीं है और पैसे भी नहीं है कि उसको रीडेवलप करें। तो उन्होंने ऐसे इंसेंटिवाइज किया कि जो बिल्डर आएगा, जो जितने स्लम है उसको वो एक इंसेंटिव एफएसआई देगा, जिसके चलते वो फ्री सेल का भी बना सकता है और स्लम वाले को एक अच्छा कर भी सकता है। तो ये ऑन पेपर ये अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी क्या है ये मैं समझाता हूँ। रियलिटी ये है कि इतना भीड़ है और इतना करप्शन है। ये जो 100 स्लम है या 1 लाख स्क्वायर फीट का स्लम है, इसको ये सब डाला करके 1 लाख कर देते हैं। स्लम के अंदर जो गुंडेज हैं वो एक नहीं 4-5 ग्रुप बन जाता है, जो उसको बिल्डर के साथ मिलके उसका स्क्वायर फीट बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ एरिया बढ़ा देते हैं, और वही स्लम डेवलप होता है। यहाँ पे करने से अच्छा रेट मिलता है। तो कहीं पे रोड के पीछे हो, कहीं पे दूर हो, तो वो वाला स्लम डेवलप ही नहीं होगा कभी भी, क्योंकि उसका फ्री सेल का प्राइस नहीं मिलता है। ये क्रॉप सब्सिडाइज ही नहीं होगा। तो करप्शन, फिर स्लम वाले मिलके जो करते हैं, और स्लम वाले को फ्री में 300 स्क्वायर फीट देते हैं, चाहे 269 था अभी 300 हो गया है। तो स्लम वाले को आदत पड़ गई है कि हमको मुफ्त में मिल जाएगा। तो अगर आप कहें कि आप भी पैसा दीजिए, तो कोई भी स्लम वाला भी पैसा देने को तैयार नहीं है। सरकार के पास पैसा नहीं है, तो यू हैव टू गो टू द पीपल हु हैव मनी, विच इज बिल्डर्स। और फिर उससे सब लोग लूटते हैं। वो स्लम वाले भी लूटते हैं, भी लूटता है, पुलिस भी लूटता है, कॉर्पोरेटर भी लूटता है, एमएलए भी लूटता है। सब लोग को ये ओपन दे रहे हैं और उसको कहा है तू भी लूट, तो वो स्क्वायर फीट के अंदर। तो ये पूरा करप्ट मेस हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई इसका सॉल्यूशन है, इट नीड्स टू बी थॉट थ्रू। और मेरा ये है कि मुंबई के क्लस्टर्स बना देने चाहिए। पूरे मुंबई के समझो 500 क्लस्टर बना दिया। एक गोरेगांव ईस्ट में 3 क्लस्टर बना दिया।
तो कोई भी बिल्डर जो आए जिसको इंटरेस्ट है रीडेवलप करने को उस क्लस्टर का, they have to pay the government for taking that cluster for redevelopment. उसके जो पैसे वो गवर्नमेंट को देता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बच जाए, जिससे सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए पैसे इकट्ठे हो जाए। ओके उसके पास कंपल्शन हो जाए कि उसको सारे स्लम डेवलप करने हैं, खाली फाइनेंशियल वायबल नहीं, लेकिन पीछे वाला जो स्लम है पड़ेगा। भले वो हो सकता है कि स्लम वाले को पीछे रहने के लिए दे और फ्री से आगे करे, दैट्स अ मैटर ऑफ डिबेट। तो सारे स्लम डेवलप हो सकते हैं। और थर्ड, उसके ऊपर कंपल्शन होना चाहिए बिल्डर को कि उसको मिनिमम एक्स नंबर ऑफ फ्री टेनामेंट्स देने पड़ेंगे गरीबों के लिए, जिससे आगे अगर कोई फ्यूचर में मुंबई में रहने आए तो उसके लिए एक फ्री टेनामेंट हो जिसको रेंट के ऊपर दिया जाए, जिससे कुछ लिए जाए, तो आगे स्लम नहीं बनेंगे। मेरे ख्याल से यही सॉल्यूशन है। ऑफ कोर्स उसमें सिंगल विंडो परमिशंस को लेनी पड़ेगी, उसमें करप्शन को हटाना पड़ेगा, उसके सारे परमिशन एक ही आदमी पूरा परमिशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ला के दे, फिर वो फायर हो, एफएसआई का हो, प्लान का हो। तो इस तरह से ई गवर्नेंस को इसके अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जिससे इंटरफेस बिटवीन अ डेवलपर एंड द गवर्नमेंट बिकम जीरो। ये सारा इंटरनेट के थ्रू ही पूरा प्लान पास हो, परमिशन आ जाए। तो इस तरह से एक बहुत सेंसिबली अगर प्लान करें और एक उसका सिटी प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी बना दे, सीपीएमसी, जिसके अंदर ये सारे स्टेक होल्डर के एक रिप्रेजेंटेटिव आए, और ये पूरा जो ब्राउन फील्ड एरिया है, ये रीडेवलपमेंट का जो एरिया है, फिर वो स्लम हो, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हो, ओल्ड बिल्डिंग्स हो, इनको सबको हैंडल किया जाए। दिस टू माई माइंड, जो मैंने जितना भी सोचा, मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। बाकी सब बातें हम कर सकते हैं, लेकिन वो सब लीगल इश्यूज में चले जाएगा, वो आना बहुत मुश्किल है। राइट। तो मैं ये दर्शकों को लग रहा होगा कि आप जो बोल रहे हो ऑन पेपर बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि ऑन पेपर, ये मैंने इस पे प्रैक्टिकल रिसर्च भी किया है, और मैंने मयंक भाई आपके प्रोजेक्ट पे भी प्रैक्टिकल रिसर्च किया है। जो आपने रीमॉडलिंग ऑफ मुंबई फाउंडेशन फेडरेशन का जो प्लान बनाया था, आपने 30 एकड़ की जमीन, करीब 30 एकड़ रीमेकिंग ऑफ मुंबई, रीमेकिंग ऑफ मुंबई फेडरेशन, आपने 30 एकड़ की जमीन में 83% लोगों को मना लिया था आपके प्लान पे चलने के लिए। अमेजिंग, अमेजिंग मयंक भाई। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैंने बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड की है, बहुत सारी सोसाइटीज की मीटिंग्स अटेंड की है। सोसाइटीज में मैंने जब बात की, 50 आदमी साथ में बैठते हैं, उनमें समन्वय नहीं बनता है। आपने 30 एकड़ की जमीन में 80%, यानी कम से कम मेरे ख्याल से 3-4 हजार फैमिलीज रही होंगी उसके अंदर, उनके बीच में समन्वय कैसे बनाए, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है टॉप डाउन अप्रोच, कि आप पॉलिसी बना के लोगों को कहे कि आपको ये पॉलिसी माननी पड़ेगी, और एक होता है बॉटम्स अप अप्रोच, जिसमें आप लोगों को साथ में ज्वाइन करके उनके व्यूज लेके उनके लिए जो फेवरेबल हो और एक विन विन सॉल्यूशन सबके लिए हो, सिटी के लिए हो, वहाँ के रेसिडेंट्स के लिए हो, जो डेवलपर आता है उसके लिए भी हो, और सरकार के लिए भी हो। आपको चारों को अलाइन करने पड़ेगा एक ही चीज। तो ये चारों के लिए बेनिफिट अगर होगा तो ही हो सकता है। नहीं तो आप बोलोगे कि नहीं, हम लैंडलॉर्ड को कुछ नहीं देंगे तो वो पंगा ले लेगा, वो कोर्ट में चले जाएगा। अब सरकार को कुछ नहीं दोगे वो चले जाएगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी सबको साथ लेके आपको सॉल्यूशन बड़ा सेंसिबल बनाना पड़ेगा। अगर वो बना देते हो तो लोग भी समझते हैं ना उसकी बेटर कहाँ पे है। हमारा माइंडसेट पहले ये है कि 4 लोग साथ में मिलकर बाहर काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह का सॉल्यूशन दो तो आई एम श्योर एवरीवन विल कम टुगेदर। मैंने तो एक्सपीरियंस किया है, गांव में भी किया और शहर में भी किया है। और मेरी एक स्टाइल भी है कि मैं एकदम बॉटम अप ही करता हूँ, नीचे से लोगों को जोड़ के फिर प्रोग्राम बनाता हूँ। प्रोग्राम बनाने के बाद नीचे वाले, जैसे धारावी में टॉप डाउन हो गया, पहले पॉलिसी बनाई और फिर बोला भी आप लोग करो। ऐसा होगा ही नहीं, धारावी कभी भी डेवलप नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रोसेस ही टॉप डाउन किया है। ओके, थोड़ा हाइब्रिड भी हो सकता है, थोड़ा टॉप डाउन, लेकिन मोस्टली बॉटम अप मॉडल बनना चाहिए। ऑलराइट। सो आपने एक्चुअली बॉटम्स अप मॉडल बना के 80% लोगों का समन्वय लिया। ये एक लोगों को मैं फिर से बता दूं, एक बिल्डिंग में सबने जिन्होंने मीटिंग्स की है, 50 आदमी साथ में नहीं आते। ये लोग, इन्होंने 30 एकड़ के क्लस्टर को, पूरा सी वार्ड का क्लस्टर था जहाँ तक मैं पढ़ा है, 363 बिल्डिंग्स थे,
ओके। 8,000 टेनमेंट्स थे, हे भगवान। उन्होंने 87% लोगों ने साइन किया विदाउट सीइंग द प्लान। हमने प्लान भी नहीं बनाया था, तो उनको हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस था कि दीज पीपल आर फेयर एंड राइट। वो कॉन्फिडेंस गेन करना, जैसे हम लोग अभी गांव में किसानों से कॉन्फिडेंस करते हैं कि वो अपनी जमीन अपनी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस गेनिंग ये बहुत एक क्रूशियल एस्पेक्ट है कोई भी बड़े प्रोजेक्ट के अंदर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मयंक भाई, अब आज की जो स्थिति है, चलो उस पर बात करते हैं। ये हो गया जितना आपने किया एंड अमेजिंग काम किया, ये तो हम समझ ही रहे हैं। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ इसमें, तो मैं ये समझता हूँ कि इतने लोगों का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आना और 80% लोगों का मान जाना ही बहुत बड़ी जीत होती है वहां पे। आज की जो सिचुएशन है, यहाँ से आगे के 10 साल में आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए ताकि एक तो स्लम सीरियसली खत्म हो जाए, कि भाई हम जो जीरो स्लम्स का कैंपेन चला रहे हैं, और उसके बाद जो स्लम्स खत्म हो तो उसमें जैसे लाइफस्टाइल बेटर होगी, पानी ज्यादा लगेगा, बिजली ज्यादा लगेगी, दो चार चीजें और लगेंगी। आगे 10 साल का आप क्या रोड मैप रखते हैं कि मुंबई को फॉलो करना चाहिए ताकि मुंबई हमारे सपनों का शहर बन सके? सपनों का तो पता नहीं बनेगा क्या नहीं, लेकिन हम लोग क्रॉस रोड पे है। या तो एक वर्ल्ड क्लास सिटी बन जाएगी या तो एक डिजास्टर बन जाएगा। हम्म। ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं सरकार चलाता होता हम्म। तो मैं शुरू मुंबई की एक सिटी प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी बनाता, ठीक है। जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर जो होता वो उसका चेयरपर्सन होता, राइट। और माडा, एमसीजीएम, रेलवेज, ये सारे जितने भी स्टेक होल्डर है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये सारे के स्टेक होल्डर को उसमें मैं रोल देता। कुछ प्राइवेट लोगों को भी बुलाता जिसको सिटी में इंटरेस्ट है, जो बिल्डर नहीं हो, जिसको अपनी इनकम में इंटरेस्ट ना हो, ऐसे कुछ अर्बन प्लानर्स को साथ में लेता। ग्लोबल इंटरनेशनल प्लानर्स को साथ ले लेते हैं, इंडिया के भी कुछ आर्किटेक्ट्स को लेते हैं, और एक बॉडी बनाते हैं सिटी प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी। उसके बाद मैं मुंबई के 400, 500, 600 और डिपेंडिंग ऑन कौन से रोड पे है ऐसे क्लस्टर्स बना देता। और फिर डेवलपर्स को इंडिया और इंटरनेशनल को मैं बिड करने कहता कि आप ये क्लस्टर को डेवलप कीजिए। जैसे कुर्ला का कोई क्लस्टर हो, वहां पे कम पैसे मिलेंगे, और लोअर परेल का होगा तो वहां पे 5 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन उनको क्लस्टर लेना है और उसकी कंडीशन ये होगी कि उसको पूरे क्लस्टर के जो भी है, स्लम्स हैं, पुराने बिल्डिंग है, वो सबको रीडेवलप करना पड़ेगा। उसके टर्म्स कंडीशन होंगे, और वो क्लस्टर उसको लेने के लिए उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे सरकार को, बिकॉज यू हैव टू बिड। ये ट्रांसपेरेंट बिडिंग होगा। वो जो पैसे आएंगे इसका सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकता है। तो मुंबई के अंदर फैंटास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट से लेके रोड्स को ब्रॉडनिंग से लेके सब कुछ कर सकते हैं। और जो डेवलपर उसको बिड करके लेगा उसको कुछ मुफ्त में घर भी छोटे छोटे बना के देने पड़ेंगे, जिससे रेंटल हाउसिंग के बाहर से जो लोग आते हैं उनको घर भी दे दें। ब्रिलियंट। और जो उस क्लस्टर के अंदर जितना भी मटेरियल है वो सबको उसको डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो मेन जहाँ पे रोड फेसिंग है, जहाँ पे इनकम जनरेटिंग है वही ले, उसको पीछे का भी लेना पड़ेगा, उसको ओल्ड बिल्डिंग भी लेना पड़ेगा, उसमें वेल्थ और जितनी भी डीपी के अंदर जितने रिजर्वेशन हैं वो वहां से निकल के और कहीं आ जाएंगे। तो जैसे अगर उसने 15% गार्डन का किया तो रीडेवलपमेंट के टाइम उसको 15 नहीं 20% उसको करना पड़े। ही कैन डू इट एज पर हिज प्लान, सो ही कैन बिकम अ स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी वो डेवलपर फॉर दैट एरिया। वो डेवलप करके वो स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी पूरा प्लान करके हमको देखे कैसे इसको रीमेक करेंगे, और फिर उसको अगर करेंगे तो फिर रोड जो बड़ा होगा, ऐसा नहीं कि वो उसमें बड़ा हुआ फिर आगे जाके पतला हो गया। पूरे क्लस्टर लिए जाएंगे तो पूरा रोड, सुएज, गार्डन, ओपन स्पेसेस, ये सब कुछ वर्ल्ड क्लास सिटी बन सकता है। बट इट नीड्स पॉलिटिकल विल। उसमें फंड्स भी बहुत आएंगे, इंडियन से आएंगे, ग्लोबली भी आएंगे, और बहुत कुछ हाउसिंग स्टॉक जो हमारे पास डेवलप हो जाएगा। एब्सोल्युटली। तो मयंक भाई, इस पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आप एक्सपीरियंस है और मैं थोड़ा नया हूँ, थोड़ी सी मैंने रिसर्च की कि ये कैसे किया जा सकता है। मैं 2 पॉइंट अपने सामने रखूंगा। एक तो जहां बिल्डर जाना नहीं चाहता है, जैसे आपने कुर्ला के सेक्शन का बोला था, जहां बिल्डर जाना नहीं चाहता है कि जहां रेजिडेंसेस नहीं आएंगे, वहां पे मैं एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ।
बिकॉज शायद मैं रहने नहीं जाऊं लेकिन मुझे नौकरी जहाँ मिलेगी वहां मुझे झक मार के जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल है MIDC एरिया। तब ना JVLR पे इतना ट्रैफिक था, ना वहां कोई जाना चाहता था, ना अंधेरी कुला रोड आदित्य, पे। थोड़ा मैं बताता हूँ कि पहले क्या होता था कि अर्लियर अर्बन प्लानिंग किसको बोलते थे, कि जैसे मेलबर्न है, तो मेलबर्न के सिटी के अंदर सिटी कॉम्प्लेक्स के सारे ऑफिसेज होते थे, राइट। और इनके जो घर होते थे काफी दूर होते थे, 20 हाँ। किलोमीटर 40 किलोमीटर। तो शाम को सब घर जाके शांति से, फिर उनका ऑफिस नजदीक नहीं होता था। अभी जो लेटेस्ट अर्बन गए हैं वो ऐसे हो गए हैं कि आप ऑफिस को उसी सेक्टर में बनाए, राइट। जिससे आपका ट्रैवलिंग कम हो जाए, आपका पेट्रोल कम यूज हो, आपको कम रोड बनाने पड़े, आपका एंटरटेनमेंट भी उधर ही, ऑफिस भी उधर ही, फैक्ट्री भी उधर ही, फैक्ट्री यानी आप पोल्यूटिंग फैक्ट्री, नॉन पोल्यूटिंग, और हाँ। रेसिडेंशियल भी उधर ही। तो राइट। आज जो मिक्स्ड अर्बन प्लानिंग का जो मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के ऊपर हमको वर्क करना चाहिए। ये मैटर ऑफ डिटेल है, वी विल वर्क ऑन दैट। बट मैं जब कह रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन करेंगे तो खाली रेसिडेंस करेंगे ये नहीं कह रहा था, हम पूरा एब्सोल्युटली। सिटी डेवलप करेंगे। एक मलाड ईस्ट का अगर हमने एक एरिया पकड़ लिया तो उसको डेवलप कर देंगे, उसके अंदर ऑफिस भी आएगी, सब कुछ आ जाएगा, जिससे कम से कम ट्रैवलिंग टाइम हो जाए, कम से कम पेट्रोल यूज हो, पोल्यूशन कम हो जाए, एवरी बेनिफिट वी कैन ब्रिंग इन देयर। तो वो सेंसिबल। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं जितने भी अर्बन प्लानिंग के लेक्चर्स देता हूँ उसमें कि गांधी जी जब 1919 में इंडिया में आए तब उनको लोगों ने कहा कि आप स्ट्रगल में, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में लग जाइए, लेकिन गांधी जी ने मना किया। वो बोले पहले मैं 3 साल इंडिया में घूमूंगा और इंडिया को समझूंगा। तो हमारे यहाँ ये जो फॉरेन कंसल्टेंट आते हैं, और मैं सारे फॉरेन कंसल्टेंट से वर्क कर चुका हूँ, मैं वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा अर्बन प्लानिंग का जो बॉडी है 4.25 लाख आर्किटेक्ट प्लानर्स का है, उसमें एडवाइजरी बॉडी में था। तो मुझे ये बहुत डर लगता है कि जो यहाँ का आत्मा को नहीं समझता है, जो यहाँ का इथॉस को नहीं समझता है, ऐसे हम फॉरेन प्लानर लेके हम काम कराना शुरू करें इंडिया में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इथॉस एंड द सोल ऑफ दैट प्लेस बिफोर यू प्लान। तो ये एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना चाहिए। तो वो बॉडी के बारे में मैंने रिसर्च किया था कि यू आर द ओनली वन विद इंडियन फेडरेशन जो वहाँ पे वो बॉडी में मेंबर थे, एंड बहुत सारे बड़े NGOs भी थे। वी रियली नीड टू ब्रिंग अप दोज इंडियन प्लानर्स, एंड एक समन्वय बनाने की जरूरत है सबके। एक तो पहले माइंडसेट में कि साहब हो सकता है, पहले तो वो माइंडसेट अपने को तोड़ना पड़ेगा कि साहब नहीं हो सकता। पहले हो सकता है वाले माइंडसेट में लाके सभी स्टेक होल्डर्स में एक समन्वय बनाने की आज जरूरत है, उसके बाद सारा काम करने की जरूरत है, जहां तक मैंने समझा है इस मैटर को। और जहां तक अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंटली मिनिस्टर ने 1000 करोड़ दिए SRA में। जहां तक मेरा बेसिक नॉलेज है, मैंने सबसे बात की तो साहब 1000 करोड़ में मैं 8000 से 10,000 बढ़िया से बढ़िया घर बना के दे सकता हूँ। सवाल यही आता है, 25 साल हो गए स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी को, आज 1000 करोड़ में 1000 घर बने होते जैसे, तो क्या आज तक मुंबई स्लम फ्री नहीं हो गया होता? तो SRA पे अभी आपके हिसाब से क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, अगर उसी में अगर सरकार बोले उसी में आगे जाना है, तो SRA में क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए जो आपको लगता है कि बॉम्बे के लिए बहुत फायदेमंद होंगे? देखिए 2-3 चीजें, एक तो SRA को जिंदा रहना चाहिए कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है एक रीडेवलपमेंट अथॉरिटी एक हो जाए सिटी की, जिसके अंदर ये सब मर्ज हो जाए, 33(7), 33(9), ये सबको मर्ज करके एक हाउसिंग, पुराने बिल्डिंग की एक पॉलिसी बन जाए, स्लम की पॉलिसी बन जाए, लेकिन उसकी जो बॉडी हो, जो प्लानिंग बॉडी हो, ये एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर वो पूरा सिटी का प्लान करेगा। नहीं तो ये पॉकेट्स में प्लान किया जाएगा कि मैं स्लम का कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। एक ये मेजर मुझे लगता है कि देयर इज अ नीड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग द एंटायर पॉलिसी एंड द स्ट्रक्चर। दूसरा ये है कि SRA के अंदर क्या होता है, थियोरिटिकली, रियल में तो बहुत कुछ होता है, थियोरिटिकली ये होता है कि जो स्लम ड्वेलर है और बिल्डर है, ये दोनों पैसे कमाते हैं, उसको घर मिल जाता है, इसको पैसे मिल जाता है, लेकिन सिटी जिसके जगह पे वो बना हुआ है उसको क्या? और फ्री हाउसिंग आप कैसे बनाओगे दूसरों के लिए? तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी निकाल सकते हो और फ्री हाउसिंग भी निकाल सकते हो, जो आगे जो आ रहे हैं मुंबई में उसके लिए जगह बनाने के लिए। तो एब्सोल्युटली। मैं एक इनकम मॉडल है
इसको कंप्लीट करना चाहिए और इसको एक रिस्ट्रक्चरिंग पूरा करना चाहिए कि ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट कैसे करें। नए बिल्डिंग नए प्रोजेक्ट कैसे करते हैं उसको छोड़ देते हैं, वो आउटसाइड मुंबई ज्यादा करके होते हैं, लेकिन जो रीडेवलपमेंट का काम है उसके लिए एक बॉडी बननी चाहिए जो इसको 50 साल 100 साल, जैसे रूडी जूलियानो था न्यूयॉर्क का, तो उसके पास मेरे पास बुक है उसकी, 2050 में कैसा न्यूयॉर्क बनेगा उसने पूरा डिटेल में प्लान कर दिया है। अच्छा। हम तो 5-5 साल 3-3 साल में प्लान करते हैं और डीपी बनाते हैं, लोग पैसे देते हैं अपना प्लॉट को खाली करके दूसरे में डालने का। तो ये करप्शन ने पूरा गवर्नेंस सिस्टम को मेस कर दिया है। तो ये डीपी जो बनता है वो डीपी के अंदर भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स हैं। हम लोग बैठे तो मैं आपको रात भर बात कर सकता हूँ, लेकिन समय की भी मर्यादा है। पर मुझे ये लग रहा है कि सो मेनी मिस्टेक्स इन अर्बन प्लानिंग, और मेरा एक बार कुछ झगड़ा भी हो गया था। मैं आपको बताता हूँ कि अर्बन प्लानिंग का क्या होता है कि अर्बन प्लानिंग आपको वहाँ के लोकल लोगों को लिए बिना कैसे आप अर्बन प्लानिंग कर सकते हो। आप मंत्रालय में आप अपनी एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के पूरा डिटेल करके प्लान कर दोगे, आप लोगों का तो व्यू लीजिए, आप 74th अमेंडमेंट के हिसाब से उसको इन्वॉल्व कीजिए। तो ये मेरे को बहुत इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था। तो मैं जाके कैलिफोर्निया के गांव में रहा फॉर अ फ्यू मंथ। एक हमारे इंडियन ही फ्रेंड थे कैजर अमीन करके, तो वहाँ के चीफ टाउन प्लानर थे। तो उनके साथ मैं रहा जस्ट टू सी कि उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे है, कैसे वो लोगों को करते हैं, टाउन हॉल के अंदर मीटिंग्स करते हैं, फिर मैप्स बनाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, उनके व्यूज लेते हैं। तो हमारा क्या है कि पूरा प्लानिंग प्रोसेस इज विदाउट पीपल। एक बार मेरा रत्नाकर गायकवाड़ से बात हो गया था, वो बोला वो पान वाला क्या समझता है कैसे आना है। बोला सर वो पान वाले को आपसे ज्यादा मालूम है किधर पार्किंग होगा, किधर पे टर्निंग मारेंगे। तो लोगों को इन्वॉल्व किए बिना मुझे लगता है कि ये पूरा जो प्रोसेस है ना इनकम्प्लीट है। हमको इंटरनेशनल प्लानर्स लेने चाहिए, हमको वहाँ का सोल और इथोस समझना चाहिए, हमको लोकल लोगों का जोड़ना चाहिए, और इस तरह से विन विन सॉल्यूशन सबके लिए करना चाहिए। दिस इज द ओनली वे। और आदित्य ट्रस्ट मी, एवरी डे मुझे लग रहा है कि अब ये कभी नहीं होने वाला है। वी आर गोइंग फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम मेकिंग मुंबई अ वर्ल्ड क्लास सिटी। वी आर बिकमिंग अ डिजास्टर। ओह माय गॉड मयंक भाई, देखिए शायद ये आपकी बात थोड़ी बहुत मैंने भी फील की होगी, बट मेरा ये है कि भाई मैं गीता में थोड़ा बहुत बिलीव करता हूँ, कर्म करना मेरा काम है। आज मुझे कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है, मैं एक छोटी सी एक समस्या का बताता हूँ मैंने कैसे सोल्यूशन निकाला। डेफिनेटली पानी की समस्या आने वाली, अगर स्लम्स रीडेवलप हो जाए, सारी बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बन जाए तो। मैंने एक आईटीबीपी कंसल्टेंट से बात की, उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, किसी भी एरिया के लैंड के सिर्फ 5% जगह पे पर अगर अपन रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर दे तो साहब 3 महीने के लिए आपको, पूरा गर्मी का महीना 3 महीने आपको बीएमसी से पानी नहीं लेना पड़ेगा। इतनी रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपन ऑलरेडी कर सकते हैं। अगर ये जो सोच है कि भाई अपने बीएमसी पे कैसे निर्भर नहीं रहना है, सब इंडिविजुअल यूनिट्स को कैसे आत्मनिर्भर बनाना है सोलार से और पानी वाटर हार्वेस्टिंग से, अगर ये सोच लेके हम लोग आगे बढ़े और थोड़ा बहुत मेहनत कर ले तो शायद मुंबई में अभी भी होप है कि बाय 2030 वी विल बी स्लम फ्री एंड वी विल हैव दैट इंटरनेशनल क्लास ऑफ सिटीज। एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, 20% ऑफ करंट मुंबई इज इन रिकॉग्नाइज्ड स्लम्स, जो इलीगल है उनको छोड़ देते हैं। 20% ऑफ बॉम्बे इज रिकॉग्नाइज्ड स्लम्स, इसलिए मैंने स्लम्स पे फोकस किया है। आपने पूरे बॉम्बे का रिमॉडलिंग बनाया था। अगर ये 20% लैंड जिंदगी में वापस नहीं मिलने वाला है, आज बॉम्बे के लिए अपॉर्चुनिटी है कि ये 20% लैंड को यूज करके हम लोग एक स्मार्ट सिटी का गठन कर सकते हैं, अगर सही तरीके से इसको यूज किया जाए तो मैं आशावादी हूँ मयंक भाई। मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि मतलब प्लीज आप भी आशावादी रहिए एंड कुछ ना कुछ अपन इसमें से पॉजिटिव निकाल के ही रहेंगे। नहीं, मैं देखिए, एक तो इंक्रीमेंटल चेंजेस से कुछ होने नहीं वाला है, चेंज करना तो बड़ा करना पड़ेगा। 15.5% लैंड के ऊपर 55% लोग रहते हैं। राइट। आप उसकी हालत भी देखिए कितनी बुरी है। और अगर पूरा होलिस्टिक प्लानिंग नहीं करेंगे, किधर इधर कुछ कर देंगे, इधर कुछ कर देंगे, तो ऐसे नहीं सिटीज डेवलप होते हैं। मैं तो एक सिटी का कंसल्टेंट था और मुझे मालूम है, और इनर सिटी का ही वर्क करता था कि जहाँ जो सिटी होती थी उसको
तो मैं जानता हूँ कि ये होपफुल थिंकिंग कर सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक कर सकते हैं हम लोग, जितना साल है फिर जो होने वाला है हो जाए, लेकिन रियल में चेंजेस करने हैं तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंजेस करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली मयंक भाई, आपके गाइडेंस में, आपके हेल्प के साथ विल ट्राई टू रीच टू एज मेनी एज पीपल। सबसे पहले अवेयरनेस फैलाना है कि ये पॉसिबल है। जब लोग जागेंगे कि ये, जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो आपने किया था, लोगों को एक उम्मीद आई थी, नहीं भाई पॉसिबल है। वैसे ही इसके बारे में अब हम लोग अवेयरनेस फैलाएंगे कि ये पॉसिबल है। और जब ये हो जाएगा तो मेरे को पूरा यकीन है कि लोग अपने साथ जुड़ेंगे और वो एक बड़ा रेवोल्यूशन आएगा। इसी के साथ मयंक भाई, मैं चाहूंगा कि आप एक लास्ट लास्ट वर्ड। हाँ प्लीज। एक लास्ट में स्टेटमेंट मैं कहता हूँ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन हमने स्टार्ट किया ना, तब हमने लॉ ड्राफ्ट किया था करप्शन के अगेंस्ट। ओके। आपको अवेयरनेस करना है और आपने प्लान नहीं बनाया कि क्या करने वाले हो। हम्म। खाली अवेयरनेस करने से कभी कुछ होता ही क्या? पहले आप बैठ के नहीं तो नहीं नहीं, सॉल्यूशन बनाओ, फिर अवेयरनेस करेंगे वो सॉल्यूशन के लिए। एब्सोल्युटली ये मेरा मयंक भाई, सजेशन। आप ये सेशन में आपने जो बोला है ना, बस उसी बेसिस पे आज से सोल्यूशन बनना चालू हो रहा है अपना। और मैं आपके पास अभी आपको बहुत परेशान करने वाला हूँ, क्योंकि मैं रेगुलरली उस टाउन प्लानिंग के लिए आपके पास आने वाला हूँ विद सोल्यूशन। हम लोग सरकार के पास जाएंगे विद सोल्यूशन, हम लोगों के पास जाएंगे कि ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। और ये लॉजिकल लोगों के साथ, एक्सपीरियंस लोगों के साथ, आपके जैसे कंसल्टेंट्स के साथ, आईटीबीपी कंसल्टेंट्स के साथ, सब बड़े बड़े कंसल्टेंट्स का हमने बैठ के बनाया। तो ये मैं आपको वादा करता हूँ मयंक भाई, सिर्फ हवाई फायरिंग नहीं होगी, पूरा एक अच्छा सा कैंपेन बनेगा जिसमें आउटकम भी होगा, उसमें रिजल्ट भी होगा। वेरी तो गुड। विद दैट मयंक भाई, आप लास्ट सेंटेंसेस कुछ भी आप कहना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए, बिकॉज वो एकदम फॉर देम सी, उनके लिए एक बहुत, मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि आपके साथ इंटरव्यू करने का मेरे को मौका मिल रहा है। उनके लिए भी बहुत बड़ा मौका है कि उनको आपके मुंह से वो सुनने मिल रहा है जो उनको ये पता नहीं था। तो उनके लिए लास्ट वर्ड्स प्लीज। मैं ये कह रहा था कि मुंबई, जैसे मैंने कहा, इज एट अ क्रॉस रोड। अभी हैपहैज़र्ड इंक्रीमेंटल प्लानिंग अभी तक हुआ है। देयर इज अ नीड फॉर इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक प्लानिंग right from the beginning of restructuring, and without that we are hurtling towards disaster, which we are seeing every day, traffic jams, जो जो इश्यूज हो रहे हैं हमको, और ये बढ़ते जाएंगे। ग्रांट रोड नाना चौक के पास 50 बड़े बड़े टावर आ गए हैं। आप सोच लो कि ये सब साथ में नहाने निकलेंगे, साथ में फ्लश करेंगे, या साथ में गाड़ी निकाल के फिरेंगे, तो कैसा मैथ हो भी गया है और भी होने वाला है। और यही मॉडल हम लोग पूरे सिटी में कर रहे हैं। आई थिंक देयर इज लॉट टू लर्न आउट फ्रॉम दिस, बट लेट्स वर्क टुवर्ड सॉल्यूशन। अभी प्रॉब्लम्स तो हमने आइडेंटिफाई कर दिए, अभी सॉल्यूशन एब्सोल्युटली क्या मयंक भाई, करना है उसके ऊपर वर्क करें। थैंक यू। जरूर मयंक भाई। आपके आपके आशीर्वाद में ये रहेगा भी और होगा भी। मैं इसी पे आज आज ही से काम चालू कर दूंगा पूरी टीम के साथ, एंड वी कीप कोलैबोरेटिंग। आई रियली अप्रिशिएट मयंक भाई व्हाट एवर यू डूइंग फॉर द वर्ल्ड, फॉर इंडिया। बिकॉज आपका जो कैंपेन है सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, 1 करोड़ ट्रीज पूरे वर्ल्ड के लिए चेंजेस लाने वाला है। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट मयंक भाई, रियली थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। With this, I would invite Gopal Bhai Javeri, owner of Mumbai March, the founder of Mumbai March, to give a final word to our viewers and the road ahead. ये जो सुबह से आज 26 जुलाई है और 2005 के बाद ये 15 साल का जो वक्त है, और हमने एज ए रिवर मार्च इतना लंबा वक्त मुंबई के डिफरेंट इश्यूज पे काम करते हुए हमने बिताया। फर्स्ट आई विल लाइक टू थैंक्स जो जो आज पार्टिसिपेट किए। मयंक भाई, लॉट्स ऑफ थैंक्स बिकॉज आपने टाइम निकाला एंड आप हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा हो। और कैसे इस चीज को आगे ले जावे, मुंबई के एनवायरनमेंट, मुंबई का स्लम इश्यूज, रोड इश्यूज, उसके ऊपर आप जब भी कुछ बात करते हो, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑन अ ग्राउंड रियलिटी। सो थैंक यू मयंक भाई। इसके साथ में आज कलीन, पिंकी जी, बिलोरी साहब, मुश्ताक अंसारी, मिस्टर नायर, फिरोजा जी, जिन्होंने आज ये सेशंस में आके और जो सपोर्ट किया है, उसके लिए फर्स्ट थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। आज अर्ली मॉर्निंग वी स्टार्टेड डे 7:30 मॉर्निंग ऑन डिफरेंट रिवर्स। उसके बाद डिफरेंट वे से, जहाँ पे सोशल मीडिया पोस्टर्स से हिसाब से या दूसरे राइटअप या चिपले कमीशन रिपोर्ट से
जो भी पॉसिबल वे से मुंबई के रोड्स के बारे में, मुंबई के एनवायरनमेंट के बारे में, मुंबई के स्लम्स के बारे में, मुंबई की इकोनॉमी के बारे में हमने डिफरेंट वे से जो भी पॉसिबल था अवेयरनेस किया। फर्स्ट, जो भी कैमरा के बैक में है, ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम ऑफ मुंबई मार्च, जिसको जिसकी तरफ से मैं सबको थैंक यू बोलूंगा। और सबसे ज्यादा जो पूरे दिन के प्रोग्राम के लिए कि जिसमें अविनाश और आदित्य, जिसने बहुत मेहनत की है सारा कोऑर्डिनेशंस के लिए, और सीनियर जो इसके पीछे है, शांता नायडू जी, उपेन मामा, महेश थवानी जी, जिन्होंने कंटिन्यूस सपोर्ट किया है पूरे प्रोग्राम को। अर्ली मॉर्निंग विक्रम जी, महेश दाभोलकर, और उन्होंने हैंड ओवर लिया था। उसके बाद मुखर्जी और बाकी पूरी टीम, मैं सबकी तरफ से, फ्रॉम एंटायर टीम, थैंक्स बोलूंगा। और बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर हमने आज जो बात की है उसको कैसे आगे ले जा सकते हैं। बात ये नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे सिर्फ एक प्रोग्राम करें, क्योंकि ये पूरा मूवमेंट की बात है। और मयंक जी का जो मूवमेंट था इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, उससे बात लेते हुए आज बहुत सारी बातें 2-3 टॉपिक्स में महात्मा गांधी की फिर से हुई है। हम उनके जो भी आदर्श को, अहिंसा को और ट्रूथ को आगे लेते हुए हम ये पूरे प्रोग्राम्स को कैसे फुल स्विंग में आगे ले जा सकते हैं, उसके ऊपर डेफिनेटली 15 अगस्त को हम फिर से इस टाइप का कार्यक्रम, और इन बिटवीन जैसे अभी मयंक भाई के साथ आदित्य ने बोला कि हम प्लान आउट करेंगे कि पूरा प्लान और डिफरेंट व्यूज को लेके कि हम कैसे टाउन प्लानिंग्स में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे फिरोजा ने बोला कि साइकिलिंग्स के लिए रोड के ऊपर ग्रीन झाड़ चाहिए, मयंक भाई के हिसाब से झाड़ के ऊपर फ्रूट चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है? स्टालिन ने बोला कि नदी में जैसे कॉन्क्रिटाइजेशन नहीं होना चाहिए, आरए टू बी अ पार्ट ऑफ संजय गांधी नेशनल पार्क और टू बी डिक्लेयर्ड एज अ फॉरेस्ट, वैसे होना चाहिए। पिंकी जी ने बोला एक्सरसाइज, इम्यून सिस्टम्स, जिसके ऊपर हमने अपने बॉडी को फिट रखेंगे तो ही ये काम कर पाएंगे। और मिस्टर अंसारी और मिस्टर बिलोरी साहब जो पोर्टहोल्स भरने का काम कर रहे, जो लाइट्स के ऊपर काम कर रहे, जो रोड्स के छोटे छोटे, और कितने ऐसे लोग, एनजीओज, वॉलेंटियर्स जो काम कर रहे हैं, उस सबको हम किस हिसाब से उनके हर काम को रिस्पेक्ट करते हुए, जो कारगिल विजय दिन है, ये भी जो काम करने वाले लोग हैं, कोई अ, सैनिक से कम नहीं है, ये विद इन द सिटी मिलिट्री के लोग हैं जो इस सिटी को ऊपर लाना चाहते हैं। और आज जो डिफरेंट एरियाज में बातचीत हुई कि हम जो मुंबई को ओलंपिक सिटी बनाना चाहते हैं, मुंबई को ओलंपिक सिटी का मतलब ये नहीं है कि मुंबई को एक ओलंपिक करना है। उसका मतलब ये है कि ओलंपिज्म इज अ फिलोसॉफी। वो फिलोसॉफी है जिसके ऊपर एक ही ट्रैक पे एक हाई इकोनॉमी लाइक यूएस और उसी के साथ इथोपिया का रनर दौड़ता है। वही चीज पे इसराइल का फुटबॉलर के साथ सऊदी अरबिया का फुटबॉलर खेलता है, एक अफ्रीकन कंट्रीज के साथ एक यूरोपियन कंट्रीज खेलती है। तो जहाँ पे पैरा ओलंपिक्स भी होती है तो हर लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, और वो सिटी जिसके पास क्लासिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्लासिक एनवायरनमेंट हो, इसकी वर्ल्ड क्लास लेवल पे इकोनॉमी हो, जिसमें हैप्पीनेस इंडेक्स हो। क्योंकि जो 14 के घंटे काम करने वाला मुंबई कर जो 35% सिटी को हिंदुस्तान को इनकम टैक्स दे रहा है, रेलवे को 28% रेलवे रेवेन्यू दे रहा है, वो मुंबई कर की डिग्निटी की बात है। इट्स नॉट अबाउट कि, और इसमें साइकिलिंग्स के लिए जो बात हुई है आज, जो फिरोजा ने बात की है कि हमें वैसे रोड्स चाहिए, और वो रोड्स के लिए बिलोरी साहब और अंसारी साहब ने बात की है, और रोड्स आने के लिए अपने को मयंक साहब ने जो बात की है कि वैसा अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर स्लम्स निकालेंगे तो रोड बनेंगे। वो रोड के साथ का स्टालिन ने जो बोला है कि हमने कंप्लीटली होलिस्टिक प्लानिंग व्यू रखना चाहिए कि डेवलपमेंट भी हो और साइमल्टेनियसली इन्वायरमेंट का भी नुकसान हो। पिंकी जी ने आज बताया कि हमारी बॉडी फिट हो, तो ओलंपिक लेवल की सिटी जब हम नेक्स्ट जनरेशन को दे के जाएंगे, तब हमारे जनरेशन में उतने इम्यून सिस्टम के साथ खाली चाइना का एप्स या प्रोडक्ट बाइकआउट करने से नहीं होगा। जब भी चाइना के सामने ओलंपिक खेलेंगे तो जो थर्ड फोर्थ मेडल में भी हमारी जगह नहीं होती,
हमारी तो 18, 22, 27, 30 के मेडल टैली में हम आते हैं। तो हमने वहां भी कॉम्पिटिशन्स की बात करनी है चाइना से कि वो मेडल टैली में भी हम चाइना के आगे कैसे आ सकते। और चाइना में मैंने कुछ सुना है कि वो लोग वॉलीबॉल में अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने 15 साल का टारगेट रखा था कि वॉलीबॉल के, क्योंकि वो चाइनीज हाइट में शॉर्ट होते हैं, बिल्ट वैसे नहीं होती, तो उन्होंने वो भी 15 साल पहले टारगेट रखा था कि कैसे कपल शादी करे कि जिसका बच्चा हाइटेड पैदा और वो वॉलीबॉल खेले। तो इतना प्लानिंग तक वो खेलते थे। तो उसके साथ में अगर हमें कॉम्पिटिशन्स में आना है, अपने देश को बचाना है, हमारे कल्चर को बचाना है, हमारे इकोनॉमी के साथ हमारा हैप्पीनेस जीडीपी ऊपर लेके जाना है, और पूरा का पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच भी रखना है। क्योंकि सारा ये नहीं है कि जैसे अभी मयंक भाई ने बहुत बोला कि जैसे गांधी जी ने कहा था कि भाई पहले तो मैं हिंदुस्तान घूमूंगा, तो खाली फॉरेन का कॉन्सेप्ट या उनके कंसल्टेंट लाके हम चीज को डेवलप नहीं कर सकते। हमारा एक अपना कल्चर है, और वो भी हजारों साल पुराना, जिसका एक अपना वजूद है। तो ये सब के साथ आज ये सारा जो प्रोग्राम है कि 26 जुलाई को ना भुलाओ, ये जो यंगस्टर स्पेशली आदित्य, अविनाश और पीछे ट्रिशा और पूरी टीम है, सबका नाम तो मैं जानता नहीं, पर पूरी टीम जिसने ये प्रोग्राम्स को यंगस्टर्स ने किया है, आई एम हैट्स ऑफ टू यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते टू एवरीबॉडी, थैंक यू।